हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए दो शानदार कहानियां लेकर के आया हूं, जिसमें से एक कहानी जो है, एक स्टोरी जो है, वो हमें चाइनीज़ कल्चर को दर्शाती है। किस तरीके से जो स्टोरीज़ हैं, जो फेबल्स होती हैं या टेल्स होती हैं, लघु कथाएँ होती हैं, वह किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को एक सही दिशा देती है, या फिर जो शिष्यगण होते हैं उनके लिए वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दो स्टोरीज में से फर्स्ट स्टोरी आज हम कवर करने वाले हैं इसमें से। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो नेटली स्ट्रॉबेरी ने लिखा है, एंड चैप्टर 4 जो है उसका लेक्चर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल चैप्टर से। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक राजा जो है अपने नगर के पेंटर को पेंटिंग करने के लिए कहता है। जब वह पेंटिंग करता है तो कैसी सुंदर पेंटिंग बनती है, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उन सबको आज हम यहाँ चेकआउट करने वाले हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी। एक बहुत ही शानदार या लाजवाब पुरानी कहानी या कथा जो है वो कही जाती है, बताई जाती है एक पेंटर के विषय में जिसका नाम था वू डाउजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी के समय में जीवित रहा था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप, और उसका आखिरी जो चित्र उसने बनाया था, आखिरी जो पेंटिंग उसने बनाई थी, वो उसने एक भूदृश्य की एक पेंटिंग बनाई थी। अब भूदृश्य कैसा था कैसा नहीं था उसके बारे में हम आगे देखते हैं। कमीशन्ड बाय द टैंग एम्पेयर ज़ुआनज़ोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और ये चित्र या ये पेंटिंग बनाने की, लैंडस्केप की, उसको किसने कहा था? तो ये काम करने को देने वाले थे टैंग एम्पेयर, जिनका नाम था ज़ुआनज़ोंग। तो उन्होंने वो क्यों बनाने के लिए कहा था चित्र? कि जो उनका पैलेस था, जो उनका राजमहल था, उसकी एक दीवार को सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ सीन। और ये जो मास्टर था, यानी कि ये जो व्यक्ति अपने काम में बहुत ही अच्छा था, उसने अपने पूरे काम को एक बड़ी सी स्क्रीन पर उतार दिया था, उसके पीछे छुपा हुआ था। सो ओनली द एम्पीरियर वुड सी इट। और उसमें ऐसी रहस्य की बात उसने छुपा रखी थी जिसे केवल वो एम्पीरियर यानी वो राजा ही देख सकता था, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता था। फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफी लंबे समय तक, द एम्पीरियर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, यानी कि जब वह बनकर के सामने आया तो काफी देर तक राजा जो है खड़ा होकर उसे देखता रहा, देख करके उसकी प्रशंसा करता रहा, एडमायर करता रहा। द वंडरफुल सीन, उस लाजवाब या शानदार दृश्य को। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें चित्र में वो क्या क्या देख रहा था कि भाई एक तरफ जंगल बना हुआ है, हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए हैं, वाटरफॉल्स, झरने बनाए गए हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग, और ऊपर की तरफ जो है वो ऐसा लग रहा है बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इन एन इमर्स स्काई, एक बड़े विशाल से स्काई के अंदर, यानी कि आकाश में। मैन ऑन हिली पाथ्स, और लोग जो हैं वो पहाड़ियों के पतले रास्तों से होते हुए जा रहे हैं। बर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी जो है वो वहां पर उड़ रहे हैं। लुक सायर, सायर का मतलब सर मान लीजिए आप यहाँ पे, देखिए सर। सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव। अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र में ये माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है। इस माउंटेन के अंदर देखिए मैंने एक गुफा भी बनाई है, एक केव बनाई है, ठीक है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, बिल्कुल माउंटेन के पैरों के यहाँ, यानी कि जहां पर माउंटेन समाप्त हो रहा है। डेविल्स अ स्पिरिट, वहां पर एक आत्मा निवास करती है। यानी कि अभी वो बताता है कि जो मैंने चित्र बनाया है ना सर, वो चित्र में आपने क्या देख लिया? फॉरेस्ट देख लिए, बहुत सारे झरने गिर रहे हैं वो देख लिए, ऊंचे बड़े पहाड़ देख लिए, विशाल आपने आकाश देख लिया, उसमें उड़ते हुए पक्षी देख लिए, साथ ही साथ आपने पगडंडियों पर यानी कि पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोगों को भी देख लिया। लेकिन देखिए ये जो आपको माउंटेन है ना, माउंटेन के जस्ट नीचे मैंने एक क्या बनाया है? एक गुफा बनाई है, एक केव बनाई है, जिसके अंदर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, और पेंटर ने अपने हाथ से क्लैप किया यानी कि ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जो उस दीवार पे बने हुए चित्र में एक गुफा बनी हुई थी उसका दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो अब यहां पे समझना है कि
कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गुफा कहाँ से आ गई। तो गुफा उसने साथ में ड्रॉ की थी, ठीक है। जब उसने पूरा पेंटिंग बनाया था तो उसमें उसने गुफा भी ड्रॉ की थी और कहता है कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है और बाद में ताली बजाता है, ताली बजाते ही उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है। खुलने के बाद में द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे। और जब उस गुफा का दरवाजा खुला और उस गुफा के अंदर देखा गया तो वो गुफा अंदर से बहुत ही शानदार थी, बहुत ही लाजवाब थी। स्प्लेंडेड का एक मीनिंग और होता है वैभव से भरी हुई, यानी कि बहुत ही शानो शौकत वाली जगह जैसे देखने में लग रही हो। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों से बताई नहीं जा सकती थी, शब्दों से उसे कन्वे नहीं किया जा सकता था कि कितनी शानदार वो गुफा थी। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, प्लीज मुझे अपने महामहिम को, मुझे अपने राजा को रास्ता दिखाने दें। यानी कि वो कहता है कि चलो मैं आपको अंदर तक घुमा कर लेके आता हूं और मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाता हूं कि इस गुफा के अंदर कैसे जाया जाता है। द पेंटर एंटर्ड द केव, ये कहते हुए वह पेंटर जो है उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उस गुफा में चला जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही पेंटर अंदर जाता है और पीछे से उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पीरियर कुड मूव और अटर अ वर्ड, लेकिन इससे पहले कि वह चौंका सा, भौचक्का हुआ सा जो राजा था वो एक कदम भी हिल पाता या अपने मुंह से एक शब्द भी बोल पाता, द पेंटर हैड वैनिश्ड, पेंटर जो है वहां से गायब हो गया था। यानी कि क्या हुआ कि एक दीवार पर पेंटिंग हुई हुई है, उसमें गुफा है, वो कहता है आओ राजा मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाता हूं। जैसे ही वो उस केव में जाता है उसके पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होने के बाद राजा बाहर ही खड़ा रह जाता, उस केव के अंदर, गुफा के अंदर जा ही नहीं पाता। और वो बस कुछ बोले सोचे उससे पहले पहले उसको लगता है अब तो वापस ये तो पेंटिंग बन गई, अब तो केव का दरवाजा ऐसा लग ही नहीं रहा कि खुल जाएगा, ठीक है। तो वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड, पेंटिंग जो दीवार पर बनी हुई थी वो पूरी गायब हो गई। फ्रॉम द वॉल, उस दीवार से। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउसी का कोई भी निशान या चिन्ह शेष नहीं रहता। ब्रश वॉज लेफ्ट, लेकिन ब्रश जो था उसका, जो पेंटिंग ब्रश था वो उस दीवार के पास से ऐसे ठक करके गिर जाता है जहां से केव होती है ना, यानी वो तो केव में चला गया लेकिन उसका ब्रश जो है वो बाहर ही रह जाता है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और कहा जाता है कि उसके बाद इस संसार में वो आर्टिस्ट, वो पेंटर कभी भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक कहानी है, मनोहर कहानियां जैसे हम बचपन में सुनते आए हैं, उड़ते हुए घोड़ों की और ये सारी चीज़ों की, कि परियों की कहानी, घोड़ों की कहानी, भूत राक्षसों की कहानी, ये उसी तरह की एक कहानी है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी मर्जी हो तो आप इस कहानी पे विश्वास कीजिए, आपकी मर्जी ना हो तो ना कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन इस तरह की जो फेबल्स हैं, इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी समाज का निर्माण करने में, अगर उनसे कोई ना कोई शिक्षा जुड़ी हुई होती है तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की कहानियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं चाइना की क्लासिकल यानी कि प्राचीन या शास्त्रीय जो शिक्षा है उसमें। इस तरह की ये जो किताबें हैं, ये देखो आप लिखा हुआ है, कॉन्फ्यूशियस की ये किताब है जिसके अंदर कहानियां हैं बच्चों के लिए, आर फुल ऑफ देम। ये दोनों किताबें इस तरह की कहानियों से भरी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, और इस तरह की ये जो कहानियों की किताब है ये मास्टर्स को यानी कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं कि वो अपने शिष्यों को सही दिशा में जाने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें गाइड कर सके कि आपके जाने के लिए सही दिशा कौन सी है, यानी जीवन जीने के सही तरीके, सही राह जो है वो मास्टर्स यानी टीचर्स जो हैं इन कहानियों के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं। हमारे लिए अगर हम समझना चाहें तो एक सीधा शब्द मेरे दिमाग में आता है, पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की जो शिक्षा है उसमें क्या भूमिका निभाती है, बस वही भूमिका ये किताबें चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में निभाती हैं, ठीक है गाइस। बियॉन्ड द एनेक्डोट यानी कि रोचक कथाओं के परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड,
यानी कि इन कहानियों में, इन रोचक कथाओं के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से भरे हुए प्रकट करने वाले जो स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं, यानी कि सही काम करने का जो एक मार्ग है उसको ये दर्शाती हैं। यानी कि इनके बहुत डीप मीनिंग होते हैं, बहुत गहरे अर्थों को लिए हुए ये एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसके अंदर आर्ट को माना जाता है, समझा जाता है कि भाई ये जो आर्ट है, आप देखो कभी भी किसी भी चित्र को देखते हो तो हमें एक चित्र देखने में केवल ऐसा लगता है कि हाँ चित्र है, लेकिन जब एक राइटर किसी चित्र को देखता है तो वो उसके अंदर 10 तरह की कल्पनाएं करता है, वो उसमें 10 चीज़ों को एडमायर करता है कि यार देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, अरे देखो ये कितना वास्तविक लग रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक रियल आर्ट जो है उसको एक गर्मजोशी के साथ और एक सद्भावना के साथ उसे देखा जाता है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, अगर इस स्टोरी से विपरीत हम देखें, एंड अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, तो एक और कहानी है जो एक पेंटर के बारे में है, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन की, अब ड्रैगन को पंखों वाला सांप तो मैं क्या ही कहूँ, ड्रैगन तो हम सभी जानते हैं ये ड्रैगन होता है, ठीक है। तो एक पेंटर जो है उसने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई एक ड्रैगन की, लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, जो उसने बनाया था, जो उसने पेंट किया था, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा तो ये उड़ करके पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। यानी कि वो बहुत ही वास्तविक पेंटिंग थी दिखने में। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, तो हमारी जो पुरानी कहानी जो है, जो कि मेरे नेटिव यानी मूल निवास का जो फ्लैंडर्स के रहने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगती है, यानी कि बहुत ही इसकी तरह लगती है कि जैसे कि वेस्टर्न पेंटिंग जो है उसको दर्शा रही हो। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कहानी है कि भाई मैंने ड्रैगन बनाया लेकिन ड्रैगन की आंख नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं ड्रैगन की आंख बनाऊंगा तो ये उड़ के बाहर आ जाएगा। अब ये जो कहानी है या ये जो कथा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है फ्लैंडर्स की, जो कि रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है, प्रतिनिधित्व करती है वेस्टर्न पेंटिंग का। इन 15th सेंचुरी एंट्रैप जो कि बेल्जियम की एक सिटी है, वहां पर 15वीं शताब्दी के अंदर वहां पर रहने वाले एक मास्टर ब्लैकस्मिथ जिनका नाम था क्विंटिन मेट्सेस, जो कि एक ब्लैकस्मिथ थे, फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, उन्हें एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और जो ससुर जी हैं यानी कि जो फादर होते हैं किसके, क्विंटिन के, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भाई एक ब्लैकस्मिथ जो है उस प्रोफेशन में रहने वाले व्यक्ति से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। तो फादर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो वो क्या करता है कि क्विंटिन जो है वो चुपचाप चोरी छुपे से पेंटर के स्टूडियो में, स्टूडियो मतलब जहां पर वो पेंटिंग का काम करता है, वहां चला जाता है और उसके बाद क्या करता है, पेंट कर देता है, यानी पेंट करता है अ फ्लाई, एक मक्खी को, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, जो उसने अभी अभी एक चित्र बनाया होता है उस चित्र पर वो क्या करता है, एक छोटी सी मक्खी भी ड्रॉ कर देता है। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, इतनी ज्यादा बारीकी से कि वो बिल्कुल यथार्थ लगती है, यानी कि बिल्कुल सच्ची मक्खी लगती है। That the master tried to sweat it away before he realized that what had happened, यानी कि वो क्या करता है, जब मास्टर उस कमरे में आता है तो अपने हाथ से यूं यूं करके उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करता है, ये महसूस करने से पहले या ये जानने से पहले कि वो मक्खी वास्तविक नहीं है, वो मक्खी केवल एक ड्राइंग है। तो अभी इस पेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि 15वीं शताब्दी के अंदर क्विंटिन नाम का एक व्यक्ति है जो एक पेंटर की बेटी से, डॉटर से प्यार करता है, लेकिन वो ब्लैकस्मिथ है। तो पेंटर जो है वो मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम ब्लैकस्मिथ हो और मैं ऐसे प्रोफेशन वाले इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो वो कहता है ठीक है भाई। तो एक बार चुपचाप चोरी छुपे उसके स्टूडियो के अंदर घुस जाता है, घुस करके जो उसका पैनल पड़ा होता है जिस पर चित्र बना रहा होता है वो उस पर बिल्कुल बारीकी से एक मक्खी बना देता है और मक्खी बनाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वापस पेंटर आता है तो देखता है कि यार ये मक्खी बैठी है इस पर, तो इसको मक्खी को उड़ा देता हूँ।
उड़ाने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि ये वास्तविक मक्खी नहीं है, ये केवल एक पेंटिंग है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि वास्तविकता में क्या हुआ है, ये किसने बनाई है। क्विंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और क्विंटिन जो है उसे तत्काल ही एडमिट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है एक शिष्य के तौर पर उसके स्टूडियो के अंदर। यानी कि अब जो लड़की के फादर हैं वो क्विंटिन को अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे पेंटिंग करना सिखाने को तैयार हो जाते हैं। ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स, और इसी तरीके से वो जिससे प्यार करता है उससे शादी कर लेता है और आगे जाकर के एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर्स में से एक बनता है। यानी कि दुनिया के जितने प्रसिद्ध पेंटर हैं उनमें से एक होता है ऑफ हिज एज, यानी कि अपने जमाने का, अपने समय का। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों ही कहानियां ये दर्शाती है, ये समझाती है कि ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे आप आर्ट को वेस्टर्न कल्चर से देख रहे हो, चाहे आप एशियन कल्चर से देख रहे हो या चाइनीज कल्चर से देख रहे हो, दोनों ही जगह पर इज ट्राइंग टू अचीव, ये क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही आर्ट, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकलीनेस इन यूरोप, कि एक परफेक्ट यानी कि एक उपयुक्त, इल्यूजनिस्टिक यानी कि भ्रम में डाल देने वाली लाइकलीनेस होनी चाहिए इन यूरोप, चाहे वो यूरोप में हो, द एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और साथ में हम क्या देखते हैं, इनर लाइफ और स्पिरिट जो है यानी कि भावना जो है, भावनात्मक पक्ष जो है वो एशिया की पेंटिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर दो चीज़ों में अलग अलग चीज़ बताई गई है कि वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन जो है यानी कि भ्रम में डाल देने वाली चित्र जो होते हैं। अब भ्रम में डाल देने वाले चित्र का क्या मतलब है, सीधी बात है, जो मक्खी बनाई थी उसको देख करके क्या लगा कि भाई ये तो असली है, लेकिन वास्तविकता में क्या थी, नकली थी, यानी कि ड्रॉ करी हुई थी। तो ये इलस्ट्रेटिव है, यानी कि जहां पर आप किसी चीज का निर्माण करें जो सामने वाले को, देखने वाले को भ्रम में डाल दे कि वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेट करने वाली जो है वो है, या इल्यूजनिस्टिक जो पेंटिंग्स है वो ज़्यादा बनाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम एशिया के अंदर देखें तो इनर लाइफ यानी कि आंतरिक जीवन, और स्पिरिट यानी कि जो हमें जोश चाहिए या जो हमें एक आत्मज्ञान चाहिए उसके बारे में ज़्यादा दर्शाती हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, जो हमने चाइनीज स्टोरी पढ़ी उसमें, द एम्पेरर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। तो चाइनीज स्टोरी में हमने देखा कि जो राजा है वो आदेश देता है एक पेंटिंग करने का, और केवल उसका बाहरी जो अपीयरेंस है यानी कि बाहर से वो कैसे दिख रही है केवल उसी की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो उसके काम का वास्तविक अर्थ उसे समझाता है कि भैया तुम बाहर से जो पर्वत, झरने और ये सब देख रहे हो ना, इसके अलावा इसका एक आंतरिक मीनिंग भी है, एक आंतरिक अर्थ भी है, उसको समझाने का प्रयास करता है। द एम्पीरियर मेक कुड रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड, कि राजा जो है वो चाहे तो शासन कर सकता है उस पूरे क्षेत्र पर जो उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन आर्टिस्ट ही जानता है कि उसे अपने अंदर का रास्ता कैसे बनाना होता है। यानी कि बाहरी संसार पर तो आप पूरा का पूरा राज कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो वास्तविक चीजें चल रही है, आपके आंतरिक संसार जो है, इनर वर्ल्ड जो है, उस पर किस तरीके से काम किया जाता है या उसे किस तरीके से समझा जाता है, ये केवल एक आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे, जब वो कहता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, तो इसका मतलब क्या है, आपको वास्तविकता में नहीं पता कि आंतरिक में कैसे झांका जाता है। द डाओ, डाओ जो है अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ एंड द मेथड। डाओ का मतलब क्या होता है, ये एक ही शब्द है जिसके दोनों अर्थ होते हैं, रास्ता भी और तरीका या विधि भी। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, वो ब्रह्मांड जो है, ये किस तरीके से मिस्टीरियसली वर्क करता है, यानी कि रहस्यमयी तरीके से काम करता है। देखो गाइस, ये एक फिलोसफिकल चैप्टर है, दार्शनिक चैप्टर है, जो जीवन दर्शन पर ज़्यादा जोर देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तक की हमने जो जो चैप्टर देखा है, अभी तक हमने ये देखा है
कि बाहर से दिखने वाली चीज़ों पर लोगों का बहुत आसानी से ध्यान चला जाता है। जो भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या जो भी आपको डांट मिलेगी वो हमेशा आपके बाहरी स्वरूप के लिए मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जज करेगा तो वो केवल उसके बाहरी स्वरूप से ही जज करेगा। एक छोटी सी बात है कि अगर आपके पिताजी आपकी पिटाई कर रहे हो मान लो, तो जो बाहर से देखेगा उसको क्या लगेगा कि कितना क्रूर है, कितना निर्दय है, देखो अपने ही बच्चे को मार रहा है। लेकिन जिसकी आपकी जैसी औलाद हो ना और वो सामने से देख रहा हो ना, तो बोले यार मेरे से बढ़िया तो ये है, कम से कम अपने बेटे को डिसिप्लिन तो कर रहा है। तो जो आंतरिक रूप से समझेगा वो अलग तरीके से समझेगा और जो केवल बाह्य तरीके से देखेगा वो अलग तरीके से देखेगा। अब तक चैप्टर में ये चीज बताई गई है कि आंतरिक और बाह्य अर्थों में अंतर होता है और जो चाइनीज पेंटिंग है या चाइनीज आर्ट है वो कहीं ना कहीं इनर वर्किंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, कि पाथ दिखाता हूँ, मेथड या विधि बताता हूँ कि मिस्टीरियस वर्क्स कैसे करता है, ये रहस्यमयी दुनिया जो है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो है, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग जो है वो दीवार से जा चुकी थी, वो अंदर प्रवेश करता है, दरवाजा बंद होता है और दीवार से पेंटिंग गायब हो जाती है। बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट जो है अपने गोल तक, अपने उद्देश्य पर पहुंच चुका है। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। अब बियॉन्ड का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का सांसारिक या भौतिक दृश्य देखे बिना, यानी कि किसी भी प्रकार की सांसारिकता से अलग होकर के अब वो एक इनर वर्ल्ड में रह रहा है, जैसे कि योगी लोग रहते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने अंतर्मन में ही ब्रह्मांड में, अंतर्मन के ब्रह्मांड में ही निवास करते हैं। बाहर की दुनिया से उन्हें ज़्यादा मतलब होता नहीं है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, सही है गलत है, वो लोग इस चीज़ से बहुत परे होते हैं, वो लोग इससे बहुत अलग होते हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो भी ऐसी ही जगह पर पहुंच चुका है, अपने गोल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस। एक क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय या प्राचीन चाइनीज लैंडस्केप जो है उसका ये मतलब नहीं है कि उससे पुनर्निर्माण हो, यानी कि उस लैंडस्केप का ये उद्देश्य नहीं है कि वो पुनर्निर्माण करता रहे। एंड एक्चुअल व्यू, एक वास्तविक दृश्य, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि कोई वेस्टर्न की यथार्थवादी चित्रकारी हो या यथार्थवादी जो जैसा है उसे वैसा दिखा देना यथार्थवादी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं फिगरेटिव। बिल्कुल वैसी ही है चाइनीज लैंडस्केप की जैसे कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स होती हैं। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, जबकि यूरोपियन जो पेंटर्स है वो चाहते हैं कि आपकी आंखें उधार लें एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप, और उस निश्चित तौर पर या जो सुनिश्चित जो लैंडस्केप है उसको देखें। एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसे देखा था। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, बिल्कुल उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से जैसे उसने देखा। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज पेंटर जो है वो एकाकी दृष्टिकोण नहीं रखते, उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होता है। अब इस पेज को समझ लेते हैं अच्छे से, ये पेज कहना क्या चाहता है। तो यहां पर सीधी बात क्या कही जा रही है कि वेस्टर्न पेंटिंग जो है या वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग जो होती है वो होती है यथार्थवादी, जो जैसा है वैसा है। साथ में आती है लैंडस्केप की जो पिक्चर आती है, तो लैंडस्केप जो है वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता, जो क्लासिकल है, यानी कि वो बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल बेस दिखाई देता है, ठीक है, जैसा बेसिकली होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम यूरोपियन पेंटर्स की बात करेंगे तो यूरोपियन पेंटर्स ने जैसे इधर से खड़े होकर के इस व्यू से किसी जंगल को देखा, अब ऐसे में कैसा दिख रहा है वो जंगल, ऐसा का ऐसा उसे अपने पेज पर उतारना है, ना एक भी चीज जोड़नी है ना एक भी चीज घटानी है, जो जैसा है, जिसे हमने यहाँ का यथार्थवादी, बिल्कुल एज इट इज उतार देवे उस पर। आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं कि भाई बेस्ट पेंटर कौन होगा, तो आप में से कोई कहेगा कि सर आप जैसे खड़े हो ना, मैं एज इट इज आपको ड्रॉ कर सकता हूं, तो बस उसे बेस्ट पेंटर मान लिया जाएगा। क्या नहीं है, ये सबसे बढ़िया पेंटर है, ठीक है। ये है यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर, जहां पर जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसा का वैसा उसे कर दो। लेकिन चाइनीज
पेंटर जो है वो ऐसा नहीं करते, वो सिंगल व्यू पॉइंट नहीं रखते, वो बहुत ही खुले दिल से हर व्यू पॉइंट का, कि किसी ने इधर से देखा, किसी ने इधर से देखा, किसी ने इधर से देखा, तीनों ने एक ही जगह की पिक्चर बनाई, लेकिन तीनों एक दूसरे को कहते हैं यार ये वाली शानदार, नहीं नहीं ये वाली शानदार लग रही है, नहीं मेरी वाली तो एक ही दृष्टिकोण है। यानी एक ही चीज को अगर 4 दृष्टिकोण से देखा जाए, 4 व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो चारों को एक्सेप्ट भी किया जाए, यही चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप है, जो कि एक ही व्यू पॉइंट नहीं रखते, चाइनीज लोगों के लैंडस्केप के लिए कहा जा रहा है, वो एक वास्तविक लैंडस्केप नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप किसी भी बिंदु से उसमें अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक लैंडस्केप के अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है? प्रवेश करने का मतलब है इंटरेस्ट जनरेट होना। यानी कि अगर एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग के अंदर कोई महिला का चित्र बनाया गया है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, तो हर व्यक्ति को उसमें एंटर करने के लिए उसकी आंखों को ही देखना होगा। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि ये जो लैंडस्केप है उसका कोई सिंगल एंट्री पॉइंट नहीं है, जैसे कि फीमेल पिक में उसकी आंखें, लेकिन आप किसी भी पॉइंट से, यानी कि किसी भी जगह से उस लैंडस्केप को देखो, हर जगह से इतना सुंदर लगेगा कि आप वहां से एंटर कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद आप उस चित्र में आराम से घूम फिर सकते हैं मानसिक तौर पे, ठीक है, उसे एंजॉय कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, आर्टिस्ट जो है वो एक रास्ते का निर्माण करता है कि आपकी आंखें जो है वो ऊपर नीचे की तरफ जाती रहें, देन बैक अगेन, उसके बाद वापस से बाहर, इन ए लीजरी मूवमेंट, आराम से बैठे हुए आपके क्षणों में। आप लोगों ने शायद इंडियन मूवीज में तो पुरानी मूवीज में देखने को मिलता है, न्यू मूवीज का तो मेरे को याद नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है आर्ट गैलरीज के अंदर जाते हैं। आर्ट गैलरीज में क्या होता है कि एक गैलरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पेंटर्स की जो पेंटिंग होती है उसे रखा जाता है। लोग क्या करते हैं, बस उस पेंटिंग के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और बस ऐसे करके उसे घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे उसे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखो कितने अच्छी तरीके से उसने ब्रश से स्ट्रोक मारा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। किस समय में? जब आप आराम के क्षणों में हैं, आराम से बैठे हुए हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने जो आराम कुर्सी होती है या जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ पर ही सामने पेंटिंग लगाते हैं कि कोई भी आए तो आराम से उस पेंटिंग को देखे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि एक पॉइंट से एंटर करवाता है आपको आर्टिस्ट, उसके बाद आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं उस पेंटिंग के अंदर इन अ लीजरली मूवमेंट। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, बल्कि ये चीज जो है और अधिक सत्य बन जाती है जब हम एक हॉरिजॉन्टल यानी कि आरडी स्क्रॉल को देखते हैं, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जहां पर हम धीरे धीरे उस पेंटिंग के एक सेक्शन को, एक भाग को खुलते हुए देखते हैं। देन रोलिंग अप टू मूव ऑन टू द अदर, और उसके बाद में हमारी आंखें जो है उस पर घूमती घूमती दूसरी तरफ चली जाती हैं, दूसरे पार्ट पर चली जाती हैं। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और ये एक इस तरह का डायमेंशन बनाती है, एक ऐसा आयाम बनाती है समय का जो कि बिल्कुल अनजान है किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ पेंटिंग से। तो यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म ऑफ पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है जैसे कि ये पेंटिंग, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल कितना पतला पतला दिखाई दे रहा है, येलो कलर जो है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये चौड़ा हो गया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ देखने लगेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पीलापन ऊपर वाले में मिक्स हो रहा है। मिक्स होते हुए आप इधर नीचे आएंगे वापस, आप देखेंगे यहाँ तो ब्लू कलर आ गया, फिर आप इस ब्लू कलर के साथ ट्रेवल करेंगे, फिर यहाँ से वापस आने के बाद ब्लू कलर देखेंगे, यहाँ पे आपको रेड कलर दिखेगा, तो इसके अंदर आप गोल गोल घूमते रहेंगे। आई एम सॉरी, शायद ये थोड़ा सा विचित्र होगा समझाने में, लेकिन क्योंकि मेरे सामने थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, तो शायद आप मेरी बात से यहाँ रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि ये बहुत ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाना जो बहुआयामी हो, जिसमें कोई फिक्स डायमेंशंस ना हो, या टाइम को, आपका टाइम कैसे निकल जाता है उस पेंटिंग को देखते हुए या समझने की कोशिश करते हुए, उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से पेंटिंग जो है वो रोल अप करती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें जो व्यूअर है यानी कि जो उस पेंटिंग को देखने वाला है
वो एक्टिवली उसको देखे, मतलब ऐसे पैसिवली ना देखे कि हाँ ठीक है अच्छा पेंटिंग ओके गुड पेंटिंग, ऐसे नहीं, ध्यान से उसकी तरफ देखे और उसमें जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको अगर वो देखेगा और ध्यान से देखेगा तभी उसे एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वह स्वयं ही तय करता है कि किस गति से किस रफ्तार से वह ट्रेवल करने वाला है उस पेंटिंग के अंदर। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक सहभागिता या एक सहयोगिता जो कि उतनी ही शारीरिक हो जितनी कि मेंटल भी हो, यानी कि शारीरिक रूप से अपनी आंखों से तो आप उसे देख रहे हो लेकिन मानसिक रूप से भी उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है उस पेंटिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, जैसे कि यूरोपियन पेंटर्स के लिए कहा गया कि वो चाहते हैं कि भाई तुम्हारी आंखें ले ले और जो उसने देखा है बस तुम्हारी आंख को वो दिखा दें, लेकिन चाइनीज पेंटर का ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखें जो है वो उधार लें, वो चाहते हैं कि तुम अपनी आंखों से देखो, अपने दिमाग से समझो। अब ये जो आर्टिस्टिक पेंटिंग होती है ना, इसके बहुत सारे डीप मीनिंग होते हैं। हर व्यक्ति को हर चीज एक जैसी नहीं लगती। मैंने आपको शायद पहले किसी लेक्चर में एग्जाम्पल दिया है, 12th में दिया होगा शायद, आप लोग सुन लीजिए इस एग्जाम्पल को, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि पेंटिंग को देखने का तरीका कैसा होता है। एक व्यक्ति गांव में कह रहा था कि सूरज डूब रहा है। कितना कहा उसने? केवल सूरज डूब रहा है, इतना ही कहा। इससे बच्चे जो खेल रहे थे वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगे, महिलाएं जो इधर उधर बैठी थी वो तुरंत प्रभाव से खाना बनाने के काम में लग गई, पुरुष जो थे वो अपने अपने गाय भैंसों के पास जाने लग गए कि भाई सायंकालीन में जो दूध निकालने का समय होता है उसका टाइम हो गया है। पंडित जो है वो मंदिर की तरफ भागने लगे कि सायंकालीन पूजा का समय हो गया है, आरती पूजा का समय हो गया, पंडित जी जो हैं वो पूजा करने के लिए भागने लगे। जो लोग विशेष पदार्थों का सेवन करते हैं वो उन दुकानों की तरफ भागने लगे कि अब अंधेरा होने वाला है तो हम अपना सामान जो भी है ले लेते हैं। एक वाक्य कहा गया, सूरज डूब रहा है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी मेंटेलिटी से उस वाक्य को सुना, समझा और आगे एक्ट किया। सेम एक पेंटिंग के साथ होता है। एक पेंटर एक पेंटिंग को एक बार ही बनाता है, लेकिन कहीं पर उजले कलर होते हैं, मतलब कहीं पर ब्राइट कलर होते हैं, कहीं पर डार्क कलर होते हैं। जब आपके जीवन में सब कुछ खुश चल रहा हो, खुशी खुशी चल रहा हो, आप सब जगह से सफल हो, हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हो, तो आप ब्राइट कलर को देख करके और आप ऐसा सोचते हैं कि अरे यार क्या कलर है, क्या पेंटिंग है, क्या शानदार कलर कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब उसी पेंटिंग में जहाँ कुछ डार्क कलर्स भी हैं, तब आप जब अपने गम में डूबे होते हैं, अपने दुख में डूबे होते हैं, तब आप उन डार्क कलर्स की तरफ देखते हैं कि यार एक तो मेरा जीवन और एक ये पेंटिंग हम दोनों का सत्यानाश हो रखा है जीवन में। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कह रहा है ना कि पेंटर जो है वो आपकी आंख नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि आप फिजिकली और मेंटली खुद ही उसे देखें, जितनी देर आप देखना चाहें, जितनी देर आप उसमें ट्रेवल करना चाहें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि वह आपके दिमाग में प्रवेश करे। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करें कि किस दृष्टिकोण से उस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाई है वो बताएं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, क्योंकि जो लैंडस्केप है वो एक आंतरिक संसार है, बाह्य संसार नहीं है। बाह्य संसार वाला तो पर्वत पर्वत और ये देख के बोला हाँ ठीक है जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे बात हो रही है इनर वर्ल्ड की, आंतरिक संसार की। अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्शनल स्पेस, यानी विचारों या कल्पनाओं का संसार, एक ऐसा संसार जहां पर केवल विचार ही विद्यमान रहते हैं या विचार ही वहां का सत्य है। विचार से पहले और विचार के बाद वहां कुछ भी सत्य नहीं। यानी कि एक ऐसा संसार जिसमें कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, पैसा नहीं है, मोटर गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल विचारों का प्रतिद्वंद है। आपस में एक विचार से दूसरे विचार में आप ट्रेवल करते रहते हैं। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा विचार जो कि बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस किया गया है, दर्शाया गया है जैसा कि सेंशुई में है। सेंशुई का अक्षरशः है, यानी कि अगर आप शैन और शुई दोनों का अलग अलग करके अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो आपका मीनिंग निकलेगा माउंटेन वाटर, यानी कि ये यहाँ पे जो है माउंटेन एंड वाटर, विच इज यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड
लैंडस्केप, जो कि दोनों मिलकर के इस संसार का लैंडस्केप, अब लैंडस्केप बार बार इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है ना, तो जब भी लैंडस्केप बोले ना तो आंतरिक मन, आंतरिक संसार, उसकी कल्पना करना। लैंडस्केप पे जो स्टार्टिंग में जो लैंडस्केप बनाया था ना पेंटर ने, उसकी कल्पना मत करना। लैंडस्केप का मतलब जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, आंतरिक संसार, हमारे दिमाग में जो विद्यमान है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। दो एलिमेंट्स से ज्यादा ऑफ एन इमेज, यानी कि दो एलिमेंट यानी दो तत्वों से ज्यादा, जो कि हम कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं, चित्र में देखते हैं। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक ध्रुव हैं। यानी कि जितना शन इंपॉर्टेंट है उतना ही शुई भी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। रिफ्लेक्टिंग द डायोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये डायोइस्ट व्यू बताते हैं यूनिवर्स का, यानी कि उसे प्रतिबिंबित करते हैं या उसे दर्शाते हैं। अब डायोइस्ट क्या है? द माउंटेन इज यांग, और माउंटेन को क्या माना गया है? यहाँ यांग माना गया है। रीचिंग वर्टिकली, जो लंबवत रूप से खड़ा है। टूवर्ड्स हेवन, किधर की तरफ? स्वर्ग की तरफ। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो बिल्कुल स्थिर है, गर्म है और सूख गया है सूर्य के कारण। वाइल द वाटर इज यिन, और जबकि पानी जो है वो क्या है? यिन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल, जो कि बिल्कुल लंबवत रूप से है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर यानी पृथ्वी पर विश्राम कर रहा है। फ्लूइड, द्रव्य के तौर पर। मॉइस्ट एंड कूल, मॉइस्ट का मतलब नमी से भरा हुआ है और कूल का मतलब ठंडा है। अब देखिए एक छोटी सी बात है, मैं फिर से ये दिखा देता हूं आपको। सामान्य आंखें, सामान्य बात, ठीक है। अभी हम डीप में नहीं जा रहे, डीप में चलेंगे अगले वाली फ्रेम पे। अभी बात जितनी हो रही है उतनी करनी। क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज में? ये पर्वत है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहले भी बहुत बार देखे होंगे। ये नदी है, नदी दिखाई दे रही है, पहले भी बहुत बार देखी होगी। ये हुआ आउटर स्पेस, कि जहां पर हम चीजों को बाहरी तरफ से देखते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक की। माउंटेन जो है वो यांग का प्रतीक है। यांग जो कि वर्टिकल है और यिन जो कि हॉरिजॉन्टल है। एक दूसरे के बताया था ना ऑपोजिट पोल पे हैं, तो एक तो है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। एक हेवन की तरह है, हेवन की तरफ जा रहा है, सीधा खड़ा है, स्टेबल। दूसरा जो है रेस्टिंग ऑन द अर्थ। ये वार्म है, ये कैसा है? कूल है। ये ड्राई है, ये मॉइस्ट है। ये सन से जुड़ा हुआ है, यानी सन से तप करके ड्राई हो गया है, जबकि ये फ्लूइड है। कैसा है? द्रव्य पदार्थ है। एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी दोनों मिलकर के यान यिंग को पूरा करते हैं, यांग और यिन को, ठीक है। द इंटरएक्शन ऑफ यिन, इंटरएक्शन जो है आंतरिक प्रतिक्रिया जो है यिन की, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। ये क्या दर्शाती है कि ये यिन की जो शक्ति है, जिसे हम लोग नदी मानते हैं, ये वास्तविकता में रिसेप्टिव है, ग्रहण करने वाली है। देखो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव दो तरह की चीजें होती है। प्रोडक्टिव, जैसे लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं, बोलना या लिखना जो है वो प्रोडक्टिव है। सुनना या पढ़ना जो है वो गृह्यात्मक होता है, ग्रहण करने के लिए होता है, इसलिए उसे रिसेप्टिव कहा जाता है। तो इसकी ग्रहण करने वाली क्षमता ज्यादा है। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी मानते हैं हम इसे, कि पूरी की पूरी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका स्त्रीवाची स्वरूप या स्त्रीवाचक स्वरूप जो है वो कौन है? यिन है। एंड इट्स काउंटर पार्ट येन, और इसका बिल्कुल पूरक, ऑपोजिट भी है, लेकिन उसके बिना ये अधूरा, इसके बिना वो अधूरा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। यांग एक्टिव एंड मस्कुलिन, वो उसे एक एक्टिव यानी कि सक्रिय भूमिका वाला माना जाता है, मस्कुलिन यानी पुल्लिंग वाचक माना जाता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो जो शक्तियां हैं, दोनों के दो प्रतीक मान लिए। यिन जो है वो स्त्री का प्रतीक माना गया और यांग जो है वो पुरुष का प्रतीक माना जा रहा है, या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में माना जा रहा है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। तो ये निसंदेह एक मूलभूत नोशन है, यानी कि एक मूलभूत विचार है डाओइज्म का। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट,
और जो चीज अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो एक बहुत ही आवश्यक तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है, द मिडिल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। उन दोनों के बीच का खाली स्थान, उन दोनों के बीच की खाली जगह जहां पर वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसे आप तुलना करके समझ सकते हैं कि योग की जो प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास जो करते हैं, जिसमें प्राणायाम किया जाता है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, सांस अंदर लेना, रुकना और फिर सांस छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। तो यहां पर सस्पेंशन जो है ब्रीथ का, वो वॉइड होता है जहां पर हम लोग मेडिटेशन करते हैं या जहां पर मेडिटेशन वास्तविकता में होता है। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, दो चीजों के बीच में रिक्तता वाला जो स्थान है, जो खाली स्थान है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वो वही स्थान है जहां पर चिंतन जाकर के प्रारंभ होता है या जहां पर मेडिटेशन शुरू होता है। सांस अंदर ली, रुके, सांस छोड़ी। अब ये जो रुके वाली जगह है, ठीक है, जो कि मध्य है दोनों का, जहां सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों मिल रहे हैं, वो जो बिंदु है, वो जो समय है, वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसी स्थान पर जाकर, उसी स्थिति पर पहुंच करके मेडिटेशन शुरू होता है या प्रारंभ होता है। ना सांस लेते वक्त होता है, ना सांस छोड़ते वक्त होता है। सांस ली, रुके। अब ये जो रुकने वाला स्थान है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या रुकने वाला जो समय है प्राणायाम के दौरान, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। ये मध्य का जो स्थिरता है, ये बहुत ही आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके बिना और कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। जैसे कि इंपॉर्टेंस जो है वो वाइट की है, अनपेंटेड स्पेस की है, जो कि चाइनीज लैंडस्केप में देखने को मिलता है। यानी कि जब चाइनीज लैंडस्केप पर जब बनाया गया पूरा का पूरा चित्र बनाने के बाद में जो जगह विदाउट पेंटेड छोड़ दी गई, जो अनपेंटेड स्पेस है, उसी का सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है, जहां पेंट किया गया है वहां तो बाहरी लोग देखेंगे, लेकिन जो आंतरिक तौर पर देखने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? वह अनपेंटेड स्पेस जो कि चाइनीज लैंडस्केप में दिखाई देता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यैन और यिंग, इन दोनों के मध्य जो रिक्तता का स्थान है वो महत्वपूर्ण है। सांस लेने, सांस छोड़ने में जो इन दोनों के बीच का जो मध्य या रिक्त स्थान है वह महत्वपूर्ण है। जब एक पेंटिंग बनाई जाती है चाइनीज लैंडस्केप के अकॉर्डिंग, तो जहां पर पेंट किया गया है उससे ज्यादा वह स्थान महत्वपूर्ण है जहां पर पेंट नहीं किया गया, क्योंकि वो अनपेंटेड स्पेस जो है वही उस पेंटिंग को अधिक खूबसूरत बनाएगा। सब जगह ही पेंट कर दिया तो फिर ठीक है, फिर तो वो पेंटिंग ही है पूरी, उसके अंदर फिर इनर ब्यूटी नहीं हो पाएगी। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यही वह स्थान है, और यह स्थान वह भी है जहां पर व्यक्ति को अपना फंडामेंटल यानी कि भौतिक या मूलभूत रोल जो है वो दिखाई देता है या उसे प्राप्त होता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जमीन और स्वर्ग के, धरती और स्वर्ग के बीच में वह स्थान, ही बिकम्स द कॉन्ड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। उसके बीच में वह मनुष्य आकर के दोनों के बीच में वार्तालाप होने का यानी कम्युनिकेशन होने का माध्यम बनता है। दोनों जो यूनिवर्स के पोल्स हैं उनके मध्य, साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल के बीच में। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसका होना आवश्यक है। इवन इफ, भले ही, इट्स नॉट सजेस्टेड, भले ही ये सलाह में या राय में नहीं कहा गया हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड, इससे अच्छा कि वो लॉस्ट हो यानी कि संसार में कहीं खोया हुआ हो, अप्रेस्ड यानी दबा कुचला हुआ हो या प्रताड़ित हुआ हो, बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियों के द्वारा। ही इज, वह है, इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और वह कैसा है? फ्रैंकोइस
चैंग जो है वो उन्होंने एक बहुत ही लाजवाब एक्सप्रेशन दिया है इस चीज को देख करके, पूरे कॉन्सेप्ट को देख करके, द आई ऑफ द लैंडस्केप। और वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति आंख है उस लैंडस्केप की, यानी कि जिससे लैंडस्केप को देखा जाता है। अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि व्यक्ति जो है, एक मनुष्य जो है, उसका फंडामेंटल रोल जो है वो क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में रहना और रह करके दोनों के बीच में संभाषण यानी बातचीत को पॉसिबल करना। अब भले ही वो वहां चुपचाप शांति से रहे, उसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है मनुष्यों की, भले ही वो लॉस्ट और अप्रेस्ड हो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, लेकिन फिर भी वह है क्या है, यानी कि कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो मनुष्य, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह उस खूबसूरत लैंडस्केप की आय बनता है, उसकी आंख बनता है। ठीक है गाइस, आई वाज होपिंग वन मोर स्लाइड, मुझे लग रहा है शायद 1-2 स्लाइड्स और होंगी, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का चैप्टर है जो हमारी साइकोलॉजी को भी टच करता है, साथ में फिलॉसफी को भी टच करता है। तो फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो कुल मिलाकर के हम एक बार समझ लेते हैं, उसे समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पेंटिंग के द्वारा समझने की बात हो रही है कि पेंटिंग के बाह्य स्वरूप को देख करके हमें उसके बारे में आंतरिक आकलन नहीं करना चाहिए जब तक हम उसमें एंटर ना करें। तो उसमें एंटर करना चाहिए, उसके बाद में येन और यिंग की जो शक्तियां हैं वो बताई गई। साथ ही साथ जैसे हम अपने भारतीय सभ्यता के अंदर अर्धनारीश्वर रूप में देखते हैं कि जो ब्रह्मांड की शक्ति है वह पुरुष और स्त्री तत्व से मिलकर के बनती है। साथ ही साथ जो हमारे फेंगशुई में येन यिंग जो आते हैं उसका भी बताया गया कि किस तरीके से माउंटेन और रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेडिटेशन के थ्रू ये बताया गया कि दोनों के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है जहाँ से दोनों की शुरुआत होती है, वहाँ पर वो जो ब्लैंक स्पेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिटेशन वहीं से शुरू होता है। तो ये कुछ एसेंशियल पॉइंट हैं इस चैप्टर के जो हमें ध्यान होने चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।